नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में एडीए की बड़ी कार्यवाही। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में चलाया गया बुलडोजर। गैस गोदाम की आड़ में सरकारी जमीन पर किया गया था अतिक्रमण। ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित राजस्थान के राज्यपाल व पाकिस्तानी डेलीगेशन द्वारा पेश की गई चादर। देश में अमन, चैन व सौहार्द की गई कामना। अजमेर में पुलिस महानिदेशक को ब्राह्मण महासभा ने सौंपा ज्ञापन। ब्राह्मण बंधु विजेंद्र शर्मा के अपहरण व मारपीट के आरोप में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। जीआरपी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के परिवहन में संलिप्त आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 925 ग्राम गांजा किया गया बरामद। विद्यालय के बाहर बियर बार खुलने के विरोध में बजरंग मंडल सहित क्षेत्रवासियों ने किया जमकर प्रदर्शन। आबकारी विभाग के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। त्वरित कार्रवाई की उठाई मांग। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के वैशाली नगर में स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने बने अवैध निर्माण पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्यवाही की। एडीए का कहना है कि यह कार्यवाही सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर की गई है। एडीए ने गैस गोदाम के आड़ में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार अवैध निर्माणों पर ये जो कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोकना है। गौरतलब है कि आज ध्वस्त किए गए निर्माण को गत दिनों एडीए की सीजिंग करी गई थी। बड़ी कार्यवाही में सीज किया गया था। उक्त सीज्ड गैस गोदाम को विधायक अनीता बघेल ने स्वायत्त शासन मंत्री झाबरमल खर्रा पर निर्माण को वैध बताते हुए केवल यही एक सीजिंग खुलवा दी थी। तब भी ये मामला शहर में चर्चा का विषय बना था। ये निर्माण 1987 से बना हुआ है और ऐसा ही है, और जिसे कुछ भी इसमें फेरबदल नहीं किया गया, अभी वैसा का वैसा ही है। फिर भी कह रहे हैं कि ये निर्माण अतिक्रमण में है। रोड से जब ये रोड नहीं बना था उस टाइम से बना हुआ है। उस टाइम रोड कितने फुट का था हमें इसका जानकारी नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं ये 100 फुट का रोड है। रोड क्या ये नक्शे में आता है क्या आपके? नक्शे में 100 फुट रोड दिखा रखा है। रोड से नाप के जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको तोड़ रहे हैं। नाम बताइए आप। मनोज। कब बनाया था सर ये मकान? 1987 से बना हुआ है। क्या काम करते हो आप? गैस का काम।
ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चादर अजमेर दरगाह में पेश की गई। दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के अध्यक्ष FI इस्माइली ने चादर दरगाह लेकर अजमेर पहुंचे और देश में अमन और चैन, शांति, भाईचारे की दुआ मांगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अतीशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। FI इस्माइली ने बताया कि दिल्ली में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और उन्होंने दुआ की है कि जिन्होंने दिल्ली में काम किया है उन्हें लोग सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में थोड़ा माहौल अलग बना हुआ है, लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि जिन्होंने दिल्ली में काम किया है लोग उन्हें सपोर्ट करें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और दरगाह में चादर पेश करने के बाद दुआ मांगी गई। आज चादर जनाब मोहतरम अरविंद केजरीवाल साहब, जो कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनकी चादर पेश हुई है। साथ ही दिल्ली CM आतिशी सिंह जी की चादर, साथ ही हमारे LG उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी की चादर, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की चादर, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की चादर, कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी की चादर, कैबिनेट मिनिस्टर इमरान हुसैन साहब की चादर, दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल जी की चादर हम यहाँ पर लेकर के आए हैं और चैन और अमन इस पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली बने रहे, उसके लिए आए हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि ये मौका इस बार इस हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने का है। और मैं पूरे हिंदुस्तान को एक चीज यही कहना चाहता हूं कि जो वतन परस्ती होती है किसी एक कौम की मोहताज नहीं होती है। मैं ये कहूंगा कि मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है। जो अपनी मिल्कियत है वो अपनी ही रहेगी, गंगो जमन की आबो हवा यूं ही बहेगी। ख्वाजा के दर से बादे सबा दे रही सदा, पुष्कर को छूने से ही उसे मिलता सुखन है। हम यही खूबसूरत हिंदुस्तान लेकर के जाना चाहते हैं और ऊपर भी जाकर के ये कहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का घर है ये, हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये, असमी उड़िया गुजराती तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे हैं, पहले हमें भारतवासी। दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है, जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान की खूबसूरती चारों तरफ बनी रहे और अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुआ करने आए हैं कि जिस तरह से लगातार 11 साल से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनकी जरूरियात उनको मुहैया करा रहे हैं, आगे भी ऐसे जारी रहे और इस बार भी 70 में से 70 सीटें जीते और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने। अरविंद केजरीवाल जी का संदेश ये है कि हमारा हिंदुस्तान कौमी एकता के सूत्र में हमेशा बंधा रहे, यही उनका है। और मेरा नाम शहनाज हिंदुस्तानी है, मैं आम आदमी पार्टी का स्टार कैंपेनर हूं और दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का मेंबर हूं। मैं राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े की ओर से चादर पेश की गई। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रतिनिधि ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर पेश की और उनकी याद में फूलों की चादर भी चढ़ाई। इसके अलावा राज्यपाल की ओर से ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए एक संदेश भेजा गया जिसे पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद देश में अमन, चैन व खुशहाली की दुआ मांगी गई। माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान श्री हरिबाऊ बागड़े जी का संदेश इस प्रकार है। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत, भावनात्मक एकता और सौहार्द के प्रतीक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर मैं देश, प्रदेश और दुनिया भर में फैले उनके अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारत संत महात्मा और पैगंबरों का देश है। समय समय पर अनेक महान बुजुर्ग संत महात्मा, ऋषि मुनि और पैगंबर हमारे यहाँ अवतरित हुए हैं। उन्होंने ही इस भारत भूमि में प्रेम, समता, भाईचारे, दया, धर्म, न्याय, सद्भाव और उच्च नैतिक मूल्यों का प्रसार किया है। इसी से यह धरा विविधता में एकता के साथ भारतीय सद्भाव आज विश्व भर में मिसाल है। धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय की हमारे इस विरासत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अमन और शांति के साथ मोहब्बत का जो संदेश दिया वह हम सभी को प्रेरणा देने वाला है। यतीमों की मदद करने के
महान संदेश के साथ गरीब नवाज कहने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इस वार्षिक उर्स पर दरगाह अजमेर शरीफ का चादर भेजते हुए मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस मौके पर मैं देश और प्रदेश वासियों के सुख स्वास्थ्य के साथ खुशहाली, समृद्धि और संपन्नता की दुआ करता हूँ। जियारत के लिए यहाँ आ रहे जायरीनों और आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद। आइए सुन्नी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के भाईचारे और सद्भाव के प्रोग्राम को हम घर घर पहुँचाएं। जय हिंद। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के अवसर पर पाकिस्तानी ज़ायरीनों ने भी अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाए। इस अवसर पर 89 पाकिस्तानी ज़ायरीनों का जत्था अजमेर पहुंचा, जिन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर पेश की। इस समारोह में पाकिस्तानी ज़ायरीनों ने दोनों देशों के बीच सौहार्द और भाईचारे की कामना की। जो कि पाकिस्तानी डेलीगेशन 813 उर्स के अंदर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर आया, हाजिरी दी। सबसे पहले गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश की। डेलीगेशन ने गरीब नवाज के आस्थाना में खुदाम ख्वाजा जिन जिन के भी वो मेहमान थे और जिन पाकिस्तानियों के जो वकील थे उनके साथ सब लोगों ने गरीब नवाज की बारगाह में, गरीब नवाज के दरबार में, गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी दी और अपनी जो भी फरियाद है गरीब नवाज के रूबरू उन्होंने रखी। हम तो गरीब नवाज की बारगाह में यही दुआ करते हैं सरकार सबको सलामत रखे। जो डेलीगेशन पाकिस्तान से आया और हमारे जो यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा उन लोगों को संभाला यहाँ पर, क्योंकि हर तरीके के लोग गरीब नवाज के उर्स में आते हैं। बड़े ही सिस्टम के साथ गरीब नवाज की बारगाह में सबने हाजिरी दी। 9 जनवरी को 2025 आज रजबुल मुरज्जब को महबूब खाना दरगशी अजमेर में पाकिस्तानी ज़ायरीन का वेलकम हुआ। इनको जो है वेलकम के साथ हमने दोनों मुल्कों के लिए दुआ की और ये कहा कि जब हिंदू सिख भाई यहाँ से जाएं तो उनका भी वेलकम होना चाहिए और होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीनों को आने दिया जाए। बहुत कम ज़ायरीन आए। और दूसरे ये कि मेरे साहब ने दुआ की और उसके साथ साथ जो है हसन आकिब साहब ने भी एड्रेस किया, मैंने भी एड्रेस किया। अजमेर दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक श्री UR साहू को ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला उपाध्यक्ष सौरभ गौड़ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कई मांगे रखी गई, जिनमें से मुख्य मांग ब्राह्मण बंधु विजेंद्र शर्मा के अपहरण और मारपीट के मामले में नामजद आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में लेखराम और नाबालिग विकास को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ज्ञापन देने वालों ने कहा कि आरोपियों द्वारा स्थानीय पुलिस से अपनी मिली भगत का हवाला देकर परिवादी और उनके परिवार को खुलेआम धमकाया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि मुख्य आरोपी ओम प्रकाश के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उसे पुलिस ने इस गंभीर अपराध जिसमें एक ब्राह्मण बंधु विजेंद्र शर्मा से बुरी तरह मारपीट करके उसकी नाक तक काट दी गई, फिर भी पुलिस ने उससे गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया। प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय पुलिस थाना और पुलिस अधीक्षक नागौर पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। सौरभ गौड़ ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर परिवादी को न्याय दिलाने की मांग की है। ब्राह्मण समाज ने पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें और न्याय की जीत सुनिश्चित करें। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने प्रतिनिधि मंडल को इस मामले में त्वरित निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया। आदरणीय महानिदेशक राजस्थान UR साहू साहब से मिलकर हमने गत 18/4/2024 को ये मामला हुआ था कि नागौर में एक विजेंद्र शर्मा नाम का व्यक्ति था जिसकी नाक कान काट दी गई, बस से उतार के उसको किडनैप करके कोशिश करी गई है ना, पर आज दिनांक तक उसके ऊपर कोई मामला नहीं हुआ है। उन लोगों पे पुलिस वहाँ की बिल्कुल लीपापोती कर रही है, जिसके खिलाफ आज सभी ब्राह्मण समाज और परिवारजनों ने उनको ज्ञापन दिया आदरणीय UR साहू जी को, और मैं आदरणीय IG साहब का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महानिदेशक साहब से निवेदन किया है कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाए, और इस मामले की मतलब UR साहू से निवेदन किया IG साहब ने भी किया ना, इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेके दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जो भी उनमें दोषी हैं वो आपराधिक किस्म के लोग हैं। इसलिए मैं आदरणीय IG साहब और आदरणीय UR साहू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्या आश्वासन दिया अभी? आदरणीय IG साहब ने तुरंत फाइल मंगा ली थी और तुरंत ही है ना संवेदना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण रूप से निवारण किया जाएगा और जो भी अपराधी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। नाम आपका? सौरभ गौड़, जिला उपाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर।
जीआरपी थाना अजमेर द्वारा अवैध मादक पदार्थ के परिवहन में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मेहताब पुत्र मोहम्मद आफ्ताब आलम के पास से 952 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जीआरपी थाना अजमेर के अधिकारी ने बताया कि यह गिरफ्तारी राज्य सरकार की अपेक्षाओं और निर्देशों के अनुरूप अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरोध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर बियर बार खुलने के विरोध में बजरंग मंडल और आसपास के क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने विद्यालय के बाहर बियर बार खुलने के निर्णय को गलत बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह निर्णय छात्रों और समाज के लिए हानिकारक होगा। बजरंग मंडल के सदस्यों ने कहा कि वे इस मुद्दे पर प्रशासन और आबकारी विभाग से जवाब मांगेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन और आबकारी विभाग को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने के लिए कहा गया। ये बालिका विद्यालय फाइसागर रोड और इसी के पास में बिल्कुल निकट रामनगर स्कूल, दोनों स्कूलें पास में हैं और इसको बिल्कुल 80 फीट की रोड के दायरे के अंदर इन्होंने बियर बार खोल लिया है। आज ये बियर बार खोला है इन्होंने। कल ये पी के रात को सुबह दिन को ये 11 बजे खुल जाता है सुबह और रात को 11 बजे बंद करता है। और ये रात को 2-2 बजे तक परमिशन इन्होंने 11 बजे की ले रखी है रात तक, लेकिन 2 बजे तक खुला रहता है। 1-2 बजे स्थानीय लोगों का बहुत विरोध आ रहा है इस चीज़ के लिए। ये लोग रात को हंगामा मचाते हैं पी के। यहाँ पे जो पी के नीचे आते हैं, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, सभ्य लोग रहने का जगह है ये, ना कि इन दारूडियों के लिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इस विषय में 3 दिन में अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो पूरा ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्रवासी पूरा इसका विरोध करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। लेकिन इसको रहने नहीं देंगे हम, इसको बंद करा के रहेंगे हम, क्योंकि ये बिल्कुल स्कूल के सामने है। आने वाली जनरेशन खराब होगी इससे। ये रोज स्कूल से बाहर निकलते ही इन दारू पीने वालों को देखेंगे यहाँ पर, तो बच्चों को यहाँ हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, ना कि हम यहाँ पे ये दारू ये बियर बार और ना इनको देखने के लिए। नाम आपका? दीपक, बजरंगल संयोजक, अजमेर महानगर। लोग राधा विहार में पीछे रहते हैं, जस्ट बाहर के पीछे ही है। हमारी बच्ची नीट की तैयारी कर रही है, सीए के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चे हैं। अब ये लोग इतना गाना तेज चलाते हैं कि बच्चे न तो पढ़ाई कर पाते हैं, न बच्चे अपना खुद स्लीपिंग टाइम भी उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना तेज गाना चलाएंगे तो कहाँ बच्चे सो पाएंगे। पूरे दिन हम लोग परेशान रहते हैं। हम लोगों ने इनसे निवेदन भी किया कि भाई हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, आप गाने मत चलो या फिर बंद कर दो या कम आवाज़ में चलो, पर ये नहीं सुनते। इतनी तेज आवाज में लाउड, इतना लाउड ही रहता है, बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है। अभी ये हमारे को नहीं पता है सर कि भाई कौन चलाते। पहले रेस्टोरेंट चलाते थे, तो रेस्टोरेंट में भी हम लोगों ने कंप्लेंट करी कि भाई इतनी तेज लाउडली आप गाना चलाते हो, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। सब पढ़ने वाले बच्चे स्कूल पढ़ाई बच्चों की है, वहाँ पे स्कूल बच्चे पढ़ाई करते हैं। पीछे कॉलोनी है तो वहाँ पे सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो कितने बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। कितनी महंगी हम लोग फीस भरते हैं, फिर बच्चों का रिजल्ट नहीं आता तो पेरेंट्स क्या करेगी, बच्चों के ऊपर डांट लगाती है, आप पढ़ते नहीं हो। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि गाने बहुत तेज चलते हैं। फिर यहाँ पे मेंबर भी इतने आते हैं और इतनी लाउड साउंड में चिल्लाते हैं, तो बच्चे इतने डिस्टर्ब, 2-2 बजे तक बच्चे चिल्लाते रहते हैं। नाम बताओ। राधा विहार, सुमन गादिया। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
वाई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल द्वारा एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर आज सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट नसीराबाद रोड अजमेर में प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। इस शिविर का आयोजन उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल के अध्यक्ष जुबेर अहमद और मंडल सचिव SI जैकब के नेतृत्व में किया गया। साथ ही लॉयंस क्लब आस्था अजमेर के सहयोग से यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में जेलन मित्तल क्षेत्रपाल के ब्लड बैंकों द्वारा रक्त कोष एकत्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा और विशेष अतिथि के रूप में विकास आनंद, मुख्य कारखाना प्रबंधक अजमेर और विनोद मेहता, महामंत्री UPRMS उपस्थित रहे। आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के द्वारा सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 600 से 650 के संख्या में कर्मचारियों ने रक्तदान में भाग लिया, रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें है मैक्सिमम कर्मचारियों ने रक्तदान किया है। UPRMS हर वर्ष की भांति 11 जनवरी को रक्तदान शिविर आयोजन करती है, लेकिन अब की बार शुक्रवार होने की वजह से ये रक्तदान शिविर 9 तारीख को आयोजन किया गया। मैं अश्विनी शर्मा, यूथ अध्यक्ष UPRMS। NFIR के संस्थापक श्री केशव एस कुलकर्णी जी की स्मृति में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन हम लॉयन क्लब आस्था के सहयोग से करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने जब आयोजन किया था उसमें लगभग 525 के करीब लोगों ने रक्तदान किया था, और आज भी हमारा जो लक्ष्य है वो 500 से ऊपर लोगों के रक्तदान कराने का लक्ष्य है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। लगभग 600 के करीब कर्मचारी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और रक्तदान कर लेके आ रहे हैं। आप यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह जोश है रक्तदान के प्रति। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल द्वारा आज 9 जनवरी को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। स्वर्गीय केशव एन कुलकर्णी की स्मृति में हम ये ब्लड डोनेशन आयोजन करते हैं, और हर साल हमारा लक्ष्य 500 के लगभग ब्लड डोनेशन रहता है, और हर साल हम इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और समाज सेवा के प्रति मजदूर संघ द्वारा कार्य लगातार किया जा रहा है। इससे रेल कर्मचारी और उनके परिजनों में बहुत ही उत्साह रहता है, और वो हमेशा ब्लड देने यहाँ आते हैं, और इस ब्लड देने से उनके जीवन का प्रभाव, जीवन का उत्साह लगातार बढ़ता रहता है, और इससे किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। ऐसे माहौल के साथ में हमारे द्वारा मजदूर संघ द्वारा ये कार्य लगातार किया जा रहा है। हाथीभाटा पावर हाउस में आज एक आम जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है। इस जन सुनवाई में आम जनता ने अपनी शिकायतें और समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आमजन को आश्वासन दिया गया। ये जन सुनवाई हर माह के दूसरे गुरुवार को आयोजित की जाती है। राज्य सरकार एवं डिस्कॉम के निर्देशानुसार माह के प्रत्येक द्वितीय गुरुवार को संभाग स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। आज अभी तक कुल 5 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें एक ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग से रिलेटेड है, एक गलत डिमांड नोटिस जारी करने से रिलेटेड है, और एक सेटलमेंट से रिलेटेड है। तो इनके बारे में सेटलमेंट से रिलेटेड है, उनका सेटलमेंट में लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, और बाकी जो प्रकरण हैं उनमें जांच करके अगले 7 से 15 दिन में उनका समाधान कर दिया। आज जो है शिफ्टिंग 2 प्रकरण जो है शिफ्टिंग से रिलेटेड है, एक ट्रांसफॉर्मर और एक लाइन शिफ्टिंग से रिलेटेड है, और बाकी गलत असेसमेंट से रिलेटेड। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नए साल के पहले माह में सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को साइबर जागरूकता अभियान के तहत कानून की जानकारियां दी जा रही हैं। पुलिस कप्तान वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, ग्रामीण डिप्टी रामचंद्र चौधरी के अनुसार आज पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर ने पुष्कर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों और स्टाफ को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचने के लिए मोबाइल का किस तरह प्रयोग किया जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों और स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने की समझाइश की गई। इसके अलावा बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। CI घनश्याम सिंह राठौर ने बताया कि मोबाइल का प्रयोग सावधानी से करने से साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस दौरान पुष्कर थाने के ASI गिरधारी लाल, यातायात प्रभारी वासुदेव शर्मा, मोतीलाल सहित शाला स्टाफ मौजूद रहा। स्कूल में जो बच्चे हैं उनको, जो टीचर्स हैं उनको भी जो साइबर जागरूकता अभियान चल रहा है उसके बारे में, वह यातायात माह चल रहा है, यातायात सुरक्षा माह चल रहा है, तो राज्य सरकार की तरफ से ये पूरा माह भी यातायात सुरक्षा में हमारे को कार्रवाई करनी है। तो उसके बारे में बच्चों को समझाया गया है, उनको अच्छी तरह से बताया गया है मोबाइल का यूज़ किस तरह करें, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो ट्रैफिक के नियमों के संबंध में हेलमेट लगा के चलना है,
क्या क्या चीज़ें हैं जो बिना लाइसेंस के नहीं करना, इस तरह इन बच्चों को सबको समझाया गया है। तो बच्चियों को गुड टच, बैड टच और जो भी जनरल चीज़ें हैं वो इनको बताई गई है, इसकी पालना करेंगे। एक बुजुर्ग महिला की पेंशन संबंधी समस्या पर एसडीएम कार्यालय में निराशा हाथ लगी। महिला पिछले 1.5 साल से पेंशन नहीं मिलने से परेशान थी। इसके चलते वे एसडीएम कार्यालय पहुंची, लेकिन एसडीएम की अनुपस्थिति होने के कारण उनकी समस्या पर चर्चा नहीं हो सकी। बता दें, महिला नेत्रहीन है। वे अपनी पेंशन की समस्या का समाधान पाने के लिए एसडीएम कार्यालय में पहुंची थी, लेकिन एसडीएम के अनुपस्थित होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। मामला कुछ भी नहीं है, माता जी आए हैं, 1.5 साल से इनकी पेंशन बंद है, आंखें इनकी है नहीं और फिंगरप्रिंट इनके आते नहीं है। तो एसडीएम साहब अभी है नहीं, रूपनगढ़ गए हुए हैं। जैसे ही वो आते हैं यहाँ लेके आए इनको, जैसे ही वो आते हैं उनसे निवेदन करेंगे, निवेदन करके इनका काम करवाएंगे। तो जब तक साहब मिलते नहीं हैं तब तक कोई मतलब क्लियर बात हो नहीं पाएगी। साहब से मिलके ही कोई क्लियर बात बता पाएंगे आप, और प्रयास करेंगे इनकी पेंशन जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां रवि बाबा और नारायण दायमा ने तहसीलदार दिनेश यादव को पुष्कर नगर परिषद के 25 वार्डों की समस्याओं से अवगत कराया। रवि बाबा ने बताया कि पुष्कर नगर परिषद की आखिरी बोर्ड बैठक में सभी 25 वार्डों में 5 लाख के विकास कार्य शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। रवि बाबा ने सभी वार्डों में बिना भेदभाव के जल्द विकास कार्य शुरू करने की मांग की। वहीं समाज सेवी नारायण दायमा ने वार्ड 25 की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत की मांग की। इस अवसर पर तहसीलदार दिनेश यादव ने समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। करीबन 2 साल हो गए, एक जो वार्ड के अंदर समस्या बहुत ज़्यादा आ रखी है कि 11,000 33,000 की जो लाइनें डली है वार्डों के अंदर, तो आज तारीख तक वो खुदी हुई पड़ी है, ऐसी की ऐसी पड़ी है। उस पर नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है, नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही है, न उसकी रिपेयरिंग करा रहे हैं, न उसको सड़क दे रहे। सड़क के बारे में मैंने 10 बार दे चुका लेटर पेड, यहाँ पे जन सुनवाई में भी दे दिया, नगर परिषद में भी दे दिया, मगर आज तक वो सड़कें की सुध नहीं ले रहे नगर परिषद। और एक ठेकेदार द्वारा सड़क मंडाई हुई हमारे वार्ड के अंदर है, वो सड़क 2 महीने के अंदर उखड़ गई, टूट गई। लोग बाग पढ़ रहे हैं, उस पर नगर पालिका को लिखित में दे चुका हूँ, मगर नगर पालिका आज तारीख उस पर कोई सुध नहीं ले रही है, न उसको रिपेयरिंग करवा रही है, न ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई कर रही है। मैं तो निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि हमारे वार्ड की सुध लेवे और वो जो भी काम है वो काम कराए। हमारा वार्ड के जो भी छोटे मोटे काम है, वो निर्माण कार्य पे सड़कें ज़्यादा टूटी हुई पड़ी है, उन पे थोड़ा ध्यान देवे। आपका नाम? नारायण दायमा। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। जिला बार एसोसिएशन की पहली नव निर्वाचित कार्यकारिणी के जनरल हाउस में अधिवक्ताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान अध्यक्ष अशोक रावत ने घोषणा की कि सभी अधिवक्ता सदस्यों के लिए 31 मार्च तक सदस्यता शुल्क जमा करवाने
करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिवक्ता समय पर शुल्क जमा नहीं करेंगे उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि किसी भी अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु पर पहले 1 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। इन सभी फैसलों का 12 सदस्यों ने ध्वनि मत से स्वीकार किया। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक रावत और सचिव दीपक गुप्ता के अलावा कई अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। यह जनरल हाउस अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए आयोजित की गई थी। आज हमारी जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के गठन के बाद में प्रथम जनरल हाउस हमने आज बुलाया और जनरल हाउस में जिस प्रकार से इस बार की परंपरा रही है कि सुचिता और बहुत सम्मान के साथ में सब लोगों ने आज जो ध्वनि मत से कि हमारे जो अधिवक्ताओं का जो सदस्यता शुल्क है वो 31 मार्च 25 तक जमा हो जाए, उसी को हम वोटिंग राइट रहेगा और 31 मार्च के बाद में जो सदस्यता शुल्क जमा करवाएंगे उनको मतदान का में वो भाग नहीं ले सकेंगे। इसलिए और उससे प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हो, प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं के जो वेलफेयर के काम वो हो, और जो जिस प्रकार से जो अनावश्यक केवल मात्र आप वोटिंग के लिए ही जो शुल्क जमा कराते हैं और बाकी जो रेगुलर प्रैक्टिशनर में नहीं आते हैं, इस प्रकार सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने और जो जनरल हाउस ने ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा जो पहले वेलफेयर का जब किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पे उसको 1 लाख रुपए मिलते थे, आज हमारी कार्यकारिणी ने और जनरल हाउस ने उसको सीधा डबल कर दिया। 1 लाख से 2 लाख रुपए किसी वकील की आकस्मिक मृत्यु होने पे तो उनको वेलफेयर फंड से उसको 2 लाख मिलेंगे। यह भी ध्वनि मत से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया और हम सब लोग आगे भी अधिवक्ताओं के हितों के लिए, अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए और कोई भी मुद्दा होगा तो उस मुद्दे को एक मुद्दे को जनरल हाउस में रख करके और बड़ा पारदर्शिता के साथ में और सब लोगों को सीनियर्स के मार्गदर्शन में सभी मुद्दों का हम हल करेंगे। वकीलों में जिस प्रकार से आज जोश और एकता के साथ में और एक इस जनरल हाउस को जो सफल बनाया उसके लिए मैं सभी अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद दूंगा और आगे भी इस बार कार्यकारिणी पे और हमारे पे इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखें। हम आपकी वकीलों की एकता और वकीलों को हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये कार्यकारिणी प्रतिबद्ध रहेगी। अशोक सिंह रावत, बार अध्यक्ष। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त फौजी की 10 साल से खोई दाई आंख की रोशनी मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर के सीनियर ऑफ्थल्मिक सर्जन डॉक्टर गोपाल दमानी से उपचार लेने के बाद वापस आ गई। आपको बता दें कि 69 वर्षीय रोगी अपनी दाई आंख की दृष्टि को पूरी तरह खोना मानते हुए बाई आंख के पके हुए मोतियाबिंद का उपचार कराने मित्तल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां जांच के दौरान डॉक्टर दमानी ने ही उन्हें बताया कि उनकी दाई आंख की रोशनी भी उपचार करने पर वापस आ सकती है। सेवानिवृत्त फौजी ने बताया कि उन्होंने अनेक नेत्र चिकित्सा संस्थानों में जाकर दिखाया, किंतु सभी हॉस्पिटल में उनकी दृष्टि संबंधी शिकायत पर गंभीर होकर ध्यान नहीं दिया गया और यहां तक कि नेत्र चिकित्सक उनकी दाई आंख का इलाज करने की बात ही नहीं करते थे। लेकिन मित्तल हॉस्पिटल में जांच कराने के बाद पता चला कि मरीज को केवल प्रकाश का बोध हो रहा था और मरीज की दाई आंख के आइरिस और लेंस में कोलोबोमा था। साथ ही मरीज की दाई आंख में बहुत कठोर मोतियाबिंद था। डॉक्टर ने बताया कि रोगी को उनकी दाहिनी आंख के विकास संबंधी दोष के बारे में बताया गया और मोतियाबिंद की सर्जरी कराने की सलाह दी गई। इसके बाद रोगी की दाहिनी आंख की मोतियाबिंद की सर्जरी सफल हुई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 सप्ताह के फॉलोअप पर रोगी की दृष्टि 6/12 की हो गई थी। सर्जरी के पश्चात रोगी और उनके परिजनों ने डॉक्टर गोपाल दमानी और मित्तल हॉस्पिटल का आभार व्यक्त किया और हॉस्पिटल की सुविधाओं की प्रशंसा की। मेरा नाम माधुराम है सर, मैं परवसर तहसील है सर, गाँव ब्रेव है। को क्या हुआ था? मेरे आँख में साहब ये बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। कौन सी वाली आँख? ये इस साइड वाली आँख। अच्छा, इसमें दिखता ही नहीं था? बिल्कुल ही नहीं दिखता था। थोड़ा फोकस पड़ता था, सूरज की तरफ देखता था ना, हाँ, तो थोड़ा सा किरण ये लगती थी, महसूस होती। बचपन से ऐसे थे आप? बचपन से नहीं था। तो कब से हुआ? ये 5-10 साल हो गया। ऐसे तो मैंने आर्मी में नौकरी करी है साहब। अच्छा, आर्मी में कहाँ थे? मैं आर्मी में 3rd जाट में था, जाट ग्रुप में। 20 साल नौकरी करके पेंशन आया था। 30 साल मेरे को पेंशन आई होगी साहब। 5-10 साल से धीरे धीरे फिर उन्होंने दिया। फिर मैं वहाँ से मेरे हॉस्पिटल से यहाँ रेफर हुआ
तो यहाँ अच्छा वहाँ से रेफर किया होगा आपको? हाँ रेफर किया। जब डॉक्टर साहब बोले कि हो गए आप चेक करके बोला मैं कोशिश करूँगा आपकी साइड में रोशनी आ सकती। अच्छा तो उन्होंने ऑपरेशन किया, मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा साफ सुथरा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आप खुश हो? खुश। आप कौन से अस्पताल में हो आपको मालूम? मैं मित्तल हॉस्पिटल हूँ। यहाँ के डॉक्टर साहब का नाम मालूम? नाम मालूम से गोपाल जी है, गोपाल जी नाम। हाँ बहुत बढ़िया था। मैंने इनको बहुत धन्यवाद किया, आपका प्रमोशन बहुत बड़ा अवसर बनो आप। यहाँ की सेवाएं कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया है। निदेशक डॉक्टर दिलीप मित्तल ने बताया कि एक ही छत के नीचे मल्टी सुपर स्पेशलिटी आधुनिक चिकित्सा सेवा और सुविधाओं की उपलब्धता से संभागवासी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्तल हॉस्पिटल केंद्र सरकार, CGHS, राजस्थान सरकार, RGHS व रेलवे कर्मचारियों एवं पेंशनर्स, भूतपूर्व सैनिकों, ECHS, ESIC सहित सभी TPA द्वारा उपचार के लिए अधिकृत है। मित्तल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं में सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होने से रोगियों को बड़े से बड़े और गंभीर रोगों का उपचार स्थानीय स्तर पर मिल पा रहा है। अच्छा, पेशेंट माधव सिंह आपके पास आए हैं, नागौर के रहने वाले। क्या प्रॉब्लम हुआ था इनकी आंख को और क्या है? माधवराम जी को बेसिकली राइट वाली आंख में कोलोबोमा था और कोलोबोमा के साथ कैटरेक्टा नाइग्रा, मतलब जो बहुत हार्ड और पुराना कैटरेक्ट रहता है वो था। तो उसकी वजह से उनको पिछले 20 सालों से बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब पेशेंट हैरान परेशान, वो बोल रहा था एक आंख तो गई मेरी, अभी दूसरी में भी मोतियाबिंद बन रहा है, उसको सही कर दो। तो मैंने उनको समझाया, नहीं बाबा, अपन पहले जो जिसका में प्रॉब्लम है ज़्यादा उसी को अपन पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोलोबोमा ये ऐसी बीमारी है जो बेसिकली आँख उसमें पूरी तरह से बनती नहीं है, उसमें डेवलपमेंट में थोड़ा डेवलपमेंट रह जाता है। तो उसकी वजह से आँख का जो आइरिस रहता है उसमें डिफेक्ट रहता है, लेंस में डिफेक्ट होता है और रेटिना और कोरोइड में भी डिफेक्ट रहता है, मतलब आँख के पर्दे में भी वो डिफेक्ट रह जाता है। बट कोलोबोमा जो पर्दे का है, अब उनका कैटरेक्ट इतना हार्ड होने की वजह से पर्दा तो दिख ही नहीं रहा था, पर हमने सोनोग्राफी करके देख लिया था तो पर्दे में भी हमने पाया कि कोलोबोमा का अंश है। फिर भी हमने कैटरेक्ट किया उनका अच्छे से और कैटरेक्ट करके लेंस डाला है। और आज 20 साल के बाद बाबा की जो खुशी है वो बाबा फूले नहीं समा रहे हैं। अपने साथ में अपने मिसेस को भी लेके आए, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि बाबा को इतने साल से जो दिखा नहीं और आज वो उनसे दिख रहा है, तो बाबा बहुत ही खुश है। पर्दा हमने चेक किया तो कोलोबोमा है, पर अच्छी बात यह है कि कोलोबोमा ने जो आँख का नज़र का जो केंद्र रहता है मैक्यूला, उसको इन्वॉल्व नहीं किया है, इसी वजह से बाबा को आज रोशनी आई है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमने इस प्रकार का जटिल ऑपरेशन करके एक मरीज को, नाउमीद मरीज को बेसिकली आशा की एक किरण प्रदान करें। मित्तल हॉस्पिटल में आपकी क्या फैसिलिटीज हैं? कैसे? सर, मित्तल हॉस्पिटल ही है जो बेसिकली अब एक उभरता हुआ सितारा बनेगा आँखों के क्षेत्र में भी, और यहाँ पे हर टाइप के फैसिलिटीज अभी अवेलेबल हम करा रहे हैं। सभी सरकारी योजनाओं में? सभी सरकारी योजनाएं, इंश्योरेंसेस और बहुत सारे PSUs ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होने की वजह से सारे मरीज इसका लाभ उठाए, और हम इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि सारा इलाज एक ही छत के नीचे हो। आपका परिचय एक बार दीजिए। मैं डॉक्टर गोपाल दबानी, मैं ऑफ्थेल्मिक सर्जन हूँ। मित्तल हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।